बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने लेक्चर पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और हमने ये सीखा था कि किसी भी कोलिजन में आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनिशियल किसके बराबर रहता है, फाइनल के। अब जैसे मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ऐसे अगर हम तलाशी लेना शुरू कर दें काइनेटिक एनर्जी की भी कि क्या कोलिजन्स के दरमियान सिस्टम की पहली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकलती है या नहीं निकलती, यानी आसान जबान में अगर हम ये देखने लग जाए कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है या नहीं रहती, तो फिर हम कोलिजन्स के एक और पैरामीटर में दाखिल हो जाते हैं जिसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या होती है कोलिजन? यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कोलिजन कौन सी, इलास्टिक और फिर इन इलास्टिक। अगर किसी सिस्टम में मोमेंटम भी कंजर्व रहे यानी कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व और कांस्टेंट रहे और आम जबान में टोटल एनर्जी तो रहती ही कंजर्व है, अगर ये तीनों की तीनों चीजें और इसमें से भी खास कर कौन सी एनर्जी ये कांस्टेंट और कंजर्व रहे, तो ऐसी कोलिजन को नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम देते हैं? लेकिन अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व ना रहे, तो ऐसी कोलिजन को नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। हमने कोलिजन्स को कैसे पढ़ना है इस चैप्टर में। अब अगला बाकी तकरीबन 90% हिस्सा जो बच गया है वो कोलिजन्स का है। कैसी कोलिजन्स का? कोलिजन्स 1 डायमेंशन में और कोलिजन्स 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब है कि दो गेंदें एक लाइन में सीध में पड़ी हैं, पिछली गेंद आके अगली गेंद को टक्कर मारेगी और अगली गेंद उसी डायरेक्शन में उसी डायमेंशन में जाएगी। एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में रहेगी, वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में। ये होगी कोलिजन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में इलास्टिक भी पढ़ेंगे, इन इलास्टिक भी पढ़ेंगे। 2 प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। डायमेंशन का मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऐसी डायमेंशन से आ रहा है जो 2 डायमेंशन में इन्वॉल्व है, इसमें एक्स भी और वाई भी। इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मार के ये भी किसी और डायरेक्शन किसी और सिमत में निकल जाएगा, तो हम 2 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, इलास्टिक भी और इन इलास्टिक। आज का लेक्चर सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन को कवर कर पाएगा क्योंकि उसकी डेरिवेशन है काफी लेंथी, काफी लंबी डेरिवेशन। अगला जो लेक्चर होगा उसमें बासानी हम बाकी तीनों डायमेंशन कवर कर लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, शॉर्ट है कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टैंड। अब एक आसान सी मिसाल के इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क होता है। मेरे पास एक मार्बल की गेंद है, जैसे स्नूकर बॉल देखी हुई, अच्छी खासी हार्ड बॉल होती, ये भी नीचे मार्बल का फ्लोर है। मैं उसको इतनी हाइट से अगर छोड़ दूं तो वो टक्कर खा के तकरीबन इस हाइट तक वापस आएगी, पूरी नहीं आएगी लेकिन नियरली इस हाइट तक वापस आ सकती है। इसका मतलब है जितनी काइनेटिक एनर्जी उस गेंद ने अटेन की वही काइनेटिक दोबारा सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल में। अब वही पोटेंशियल दोबारा क्या बनेगी, काइनेटिक। और आम जबान में कहते हैं जितनी काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले उतनी काइनेटिक एनर्जी टक्कर के बाद भी। ऐसी कोलिजन को आप नियरली एक इलास्टिक कोलिजन का नाम दे सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपके पास एक गीली मिट्टी की गेंद हो, मिट्टी उठाई, गीला किया, आटे के पेड़े नुमा चीज बनाई और गेंद बना दी, उस गेंद को पकड़ के छोड़ दें, कितना को ऊपर उठेगी, जमीन से चिपक नहीं जाएगी। तो पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर के बाद जरा सी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, सारी लूज हो गई। जहां काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाए वो कोलिजन होती है इन इलास्टिक, जहां लूज ना हो वो कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक। इतना फर्क समझ आ गया। अब आज के टॉपिक में क्या करना है, आज का टॉपिक लेंथी जरूर है लेकिन 4 हरफी समरी में ना आप इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। लंबे टॉपिक्स को याद करने का तरीका होता है अपना हदफ देखें कि हदफ क्या हासिल करना। टॉपिक देखें, टॉपिक के लास्ट पे आपको 2 वेलोसिटी की इक्वेशंस नजर आ रही हों, एक v1 डैश एक v2 डैश। असल कहानी है ये 2 वेलोसिटीज डिराइव करना। भाई ये किस चीज की वेलोसिटीज हैं? जब हम आगे जाके तजर्बे करेंगे कोलिजन्स पर कि इलास्टिक कोलिजन के कितने डिफरेंट केस हो सकते हैं, जैसे 2 बराबर गेंदें आपस में टक्कर खाती हैं तो फाइनल वेलोसिटीज क्या निकलेंगी, या फिर 2 ऐसी गेंदें जिसमें एक थोड़ी बड़ी गेंद है और एक थोड़ी छोटी गेंद है, ये जब आपस में टक्कर खाएंगी तो फिर हमें फाइनल वेलोसिटीज क्या मिलेंगी। यानी इस टॉपिक का
एक अल्टीमेट मकसद जो है वो क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। इन फाइनल वेलोसिटीज का नाम क्या है, v1 डैश और v2 डैश। अब हमने टॉपिक कौन सा पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, तो हम दोनों कंजर्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम भी और यहीं से हमारा टॉपिक फिर आगे फ्लोरिश होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, तो जो सिर्फ यार बोर्ड पे रखनी है आपने, एंड पे चाहे इसकी एक पिक्चर आप लोग ले लेना, ग्रुप में सेंड कर लेंगे। कल वाले टॉपिक की इक्वेशन लिख देनी है, m1 v1 m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। बेटा इसमें से 1 एक तरफ और 2 एक तरफ कर दो, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश m2 v2 डैश माइनस m2 v2। यहां से m1 कॉमन निकले तो v1 माइनस v1 डैश, यहां से m2 कॉमन निकाल लो तो v2 डैश माइनस, इसको नाम देना इक्वेशन 1 का, इसको नाम देना है इक्वेशन 2 का। पहला स्टेप याद रख लो, साथ साथ याद भी करवा रहा हूं, ये इक्वेशन तो नहीं ना भूली, कल वाली ये याद, वो टॉपिक करना है याद तो इक्वेशन भी याद हो जानी। इसका अगला स्टेप क्या किया, 1 एक तरफ 2 एक तरफ, 1 में से m1 कॉमन, 2 में से यहां पे लाके इक्वेशन को फुल स्टॉप लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा हो गया। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ, ये याद रखते हुए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको आता है 1/2 mv स्क्वायर। याद है, समझ आ गया सबको, मासेस वगैरह कैसे डील करना है। अच्छा जी, अब आपने सेम यही काम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ करना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला की शक्ल में करना है। जैसे यहां पर शक्लें लिखी हुई है इक्वेशन की, ये m1 v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी में ये बन जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर जमा 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। समझ आ गई बात की, सारी इक्वेशन वही लिखी है, लेकिन आपकी बात शक्ल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें से सबसे पहला अगला स्टेप, ये जो 1/2 है ये तो कॉमन आ रहा है, और इधर से भी 1/2 पूरी इक्वेशन में क्या आ रहा है, कॉमन आके क्या हो जाएगा। अब इक्वेशन के अगले हिस्से में आप फिर वही काम कर दें, 1 एक तरफ कर दें और 2 एक तरफ, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर, m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। बच्चों इसमें से कॉमन m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, इसमें से कॉमन v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। किसी को याद है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस बी। m1 लिखा v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 लिखा v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2। ये इक्वेशन 2 थी, इसको इक्वेशन 3 कह लो और इसको इक्वेशन 4। यहां तक कुछ मुश्किल नहीं है, अभी तक कोई नई बात नहीं है। पहली इक्वेशन 1 एक तरफ 2 एक तरफ, m कॉमन, इक्वेशन 2 बन गई। फिर अप्लाई की कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन लिखी, 1/2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, फिर से 1 एक तरफ और 2 एक तरफ, और इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 तक हम ले आए। अब क्या करना है, अब आपने करना है इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। चौथी इक्वेशन को आपने दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना, चौथी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे। मैं जगह बचाने के लिए इस इक्वेशन को यहीं पे लाके डिवाइड कर रहा हूं। इसके नीचे और इसके नीचे क्या लिखना है, यहां पे लिखा m1 v1 डैश v1 माइनस v1 डैश, यहां पे लिखना है v2 डैश माइनस v2। सोचो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पे m1 से m1, v1 माइनस से v1 माइनस, यहां m2 से m2 और माइनस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म क्या हो गई। अब आपके पास यहां पे जो वेलोसिटी बची है वो बची है v1 प्लस v1 डैश, और यहां बची है v2 डैश प्लस v2। वेरीफाई कर लें, फाइनलाइज कर लें, ऐसे ही। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 5 का, और ये नाम देने के बाद आपने इसी से 2 इक्वेशंस बनानी। v1 डैश अकेला छोड़ दो,
V1 को उधर ले जाके क्या कर दो, तो V1 डैश की इक्वेशन बनेगी V2 डैश प्लस V2 माइनस V1, इसका नाम रख देना इक्वेशन नंबर 6। फिर उंगली रख लो V2 डैश पे, अब इसको अकेला कर दो, V2 डैश ये अकेला हो गया, V2 उधर जाके क्या हो जाएगा, यानी V1 प्लस V1 डैश माइनस V2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। पहला हिस्सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डाटा लग गया। दूसरा हिस्सा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और एनर्जी की इक्वेशंस को आपस में किया तकसीम, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड किया तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बच गई जिसमें वेलोसिटीज के अलावा कुछ भी नहीं है, V1 प्लस V1 डैश, V2 डैश प्लस V2। इस इक्वेशन में से एक एक मर्तबा फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल की इक्वेशन बनाई और फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल की इक्वेशन बना ली। एक बना ली इक्वेशन V1 डैश की, एक बना ली इक्वेशन V2 डैश। अब बुक पे दोबारा देखो, फाइनल जो हमने इक्वेशंस निकालनी है वो V1 डैश की है और साथ V2 डैश की है, ऐसे ही है। लेकिन ये तो अच्छी खासी बड़ी इक्वेशंस हैं, ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, ब्रैकेट्स में देखो मासेस आ रहे हैं, ऐसे ही एक ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है V1 और एक ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है V2। अब ये दो इक्वेशंस कैसे डिराइव होनी है, तवज्जो पूरी इधर रखना, ध्यान इधर रखना। अब आपकी सिर्फ 3 इक्वेशंस का काम चलेगा, इक्वेशन नंबर 6, 7 और 1, 6, 7 और बारी बारी आपने दोनों में से कोई एक इक्वेशन, जैसे छठी इक्वेशन है उठा के पुट कर देना 1 में, 7वीं इक्वेशन है उठा के पुट कर देनी है 1 में। अब थोड़ा ब्रॉड व्यू में सुनना, अगर आप कीमत पुट करेंगे V1 डैश की, यहां पे V1 डैश की जगह उसकी ये कीमत पुट करेंगे तो जवाब V1 डैश का नहीं निकलेगा, V2 डैश का निकलेगा और हमें हमारा वो फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा जो बुक में लिखा हुआ है। और अगर आप पुट करेंगे V2 डैश तो जवाब किसका मिलेगा, तो हम तरतीब में पहले किसका जवाब निकालना चाहते हैं, V1 डैश। तो पहले पुट किसको करें, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट 7 in 1। ठीक, अब आपने जिस तरीके से, जिस तर्ज पे चीजों को तरतीब में रखना है वो यहां पे जरूरी है। M1 V1, M2 V2, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। मैंने V2 डैश की जगह ब्रैकेट छोड़ दिया क्योंकि V2 डैश की मुझे पुट करनी है कीमत। क्या कीमत है, V1 प्लस V1 डैश माइनस V2, वेरीफाई करना है, ऐसे ही। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, दिमाग में एक बात रखते हुए कि हमें फॉर्मूला V1 डैश का बनाना है, तो सारी इंपॉर्टेंस इस आगे कैलकुलेशन में किसकी रहनी चाहिए, V1 डैश की। M1 V1, M2 V2, M1 V1 डैश, इसको हमें मल्टीप्लाई करो, M2 V1, M2 V1 डैश माइनस M2। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे आपने इसको और इसको नजर से हटाना नहीं, ये V1 डैश है ना, तो इसी का फॉर्मूला फाइनल बनाना है, तो इसको आपने ना इक्वेशन के इसी तरफ रहने देना है। इसके अलावा जो टर्म्स हैं उनको उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए, M1 V1 M2 V2 माइनस M2 V1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इन दोनों को गौर से देखो बच्चों, तो इसमें से V1 डैश कॉमन है ना, और ब्रैकेट में बच गया M1 प्लस M2, बात ओके होगी। M1 V1 M2 V1, इस तरफ जब देखोगे तो इस तरफ क्या तरतीब रखना, इस तरफ 1 और 2 को साइड पे कर लेना, M1 V1 माइनस M2 V1 प्लस M2 V2 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू द ब्रैकेट्स M1 प्लस M2 इंटू V1 डैश। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से V1 कॉमन आ रहा है, M1 माइनस M2, V1 2 टाइम्स ऑफ M2 V2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V1 डैश। बात, ये जो इधर M1 प्लस M2 है,
अगर इसको इधर लाके डिवाइड करते हैं, जैसे इसी स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, यहां से मिटाया और यहां पे पूरा डिवाइड कर दिया, m1 प्लस m2, ठीक हो गया। इसको यहां पर लिखने के बाद हम अगले स्टेप में अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी डिवाइड कर दिया m1 प्लस m2 पे, और इसको भी डिवाइड कर दिया m1 प्लस, इतना मैथ तो हमें पता ना कि जहां दो रकमें पूरी डिवाइड हो रही हो तो उनको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने ब्रैकेट्स में रखना है मास को, जैसे m1 माइनस m1 प्लस m2, ब्रैकेट के बाहर कौन सी वेलोसिटी, v1 प्लस ये वाला प्लस, v2 को साइड पे कर दो, ब्रैकेट में आ गया 2m2 ओवर m1 प्लस इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ v1 डैश। अब बुक पे हर्फ ब हर्फ टैली करो कि v1 डैश का ये फॉर्मूला बनता है, गौर से पढ़ना भी है साथ साथ, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। m2 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ v1 डैश। बुक में अगर मिस्टेक है तो उसको कवर अप कर लें आप, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट बनेगा, m1 माइनस m2 2m2 एंड सो ऑन। बुक चेक कर लें, कोई एक आध नोटेशन की मिस्टेक हो सकती है। यहां पे v1 डैश लिखा हो, बस उसको चेंज कर दें, ये फाइनल नहीं इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों ये रिजल्ट हमें कब मिला, जब हमने 7 को पुट किया किसमें, 1 में। अब हमें इसका दूसरा रिजल्ट कैसे मिलेगा, अगर हम 6 को पुट करें किसमें, ठीक है। तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग उसी तर्ज पे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है रजिस्टर पे ये काम करना शुरू करें और साथ साथ इसको देखते भी जाएं। मैं यहां पे बताता भी जा रहा हूं, m1 v1 m2 v2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और यहां पे v1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, v2 डैश प्लस v2 माइनस v1, m1 v1 m2 v2 m1 v2 डैश m1 v2 m1 v1 प्लस m2 v2 डैश। अगेन आपने नजर किस पे रखनी है, v2 डैश वाली रकम पे। यहां से m1 प्लस m2 में से कॉमन क्या आ जाएगा, v2 डैश, बाकी रकमें इधर आ जाएंगी, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v2 प्लस m1 v1, it will become 2m1 v1 and then common is v2 and here we have m1 plus m2 v2 डैश। इसके बाद फिर वही स्टेप है, इस m1 प्लस m2 को पहले हम दोनों तरफ कंप्लीट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव द फॉर्मूला ऑफ v2 डैश, ब्रैकेट्स ऑफ मासेस v1 ब्रैकेट्स ऑफ मासेस v2। पहला फैक्टर आएगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2, दूसरा फैक्टर आएगा m2 माइनस m1 m1 प्लस m2। so here we have two important equations of elastic collision in one dimension, एक इक्वेशन v1 डैश की और एक इक्वेशन v2 डैश की। इन दो इक्वेशंस के जरिए हमने आगे 4 केसेस को हल करना है जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। पहले इन इक्वेशंस को गौर से देखें। v1 डैश के बॉल 1 की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन फॉर डिफरेंट मासेस, पहले फैक्टर के साथ v1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड फैक्टर के साथ v2 मल्टीप्लाई हो रहा है। v2 मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि अगर बॉल 2 इनिशियली रेस्ट पर हुई तो v2 तो 0 होगा, तो ये सारा इतना बड़ा फैक्टर जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर आपके पास सिर्फ यही सोल्यूशन पैरामीटर रह जाएगा। सो ये आगे केसेस को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द एनालिसिस। अब जैसे पहला केस है कि बॉल m1 इक्वल्स टू m2 है,
तो आप इसे m के इक्वल लिख सकते हैं। बॉल m1 collides with ball m2 which is initially at rest. Collision होगी, after collision what will be the velocity of ball 1 and what will be the velocity of ball 2? As I said कि v2 0 है, तो दोनों इक्वेशंस में v2 वाले फैक्टर्स 0 हो जाएंगे। v1 डैश का आंसर क्या आएगा? m1 minus m2, but we have said that both masses are equal, so m1 minus m2 will become 0, this factor will become 0, so v1 dash is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद बॉल 1 रेस्ट पर आ गई। अब बॉल 2 के साथ क्या हुआ? 2m over m plus m 2m into v1, 2m से 2m कैंसिल, आंसर इज v1। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज इक्वल टू v1। अब आप इंतहाई गौर से देखें, जो वेलोसिटी पहले बॉल 1 की थी अब वो बॉल 2 की है, जो वेलोसिटी पहले बॉल 2 की थी अब वो बॉल 1 की है। ये सिचुएशन सिर्फ तब क्रिएट होगी जब दोनों मासेस इक्वल हों। अगर मासेस इक्वल हों, कोलिजन इलास्टिक हो, तो बॉडीज कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया करती हैं। बॉल 1 बिकेम एट रेस्ट एंड बॉल 2 हैज स्टार्टेड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इफ मासेस आर सेम एंड कोलिजन इज इलास्टिक देन द बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। सिमिलरली केस नंबर 2 जो है उसमें v2 0 नहीं होगा, लेकिन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि केस 2 में स्टिल m1 इक्वल्स टू m2 है। बॉल m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, बॉल m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। अब एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मास इक्वल है तो इट इज डेड श्योर कि कोलिजन के बाद ये बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगी। एंड वॉच केयरफुली, बॉल m1 की वेलोसिटी v1 है, आफ्टर कोलिजन यही v1 वेलोसिटी v2 की m2 की है, v2 वेलोसिटी बॉल 2 की है, आफ्टर कोलिजन यही वेलोसिटी अब बॉल 1 की है। तो यही रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए देखिए, चूंकि मासेस इक्वल हैं, m माइनस एम का फैक्टर 0, यहां से m माइनस एम का फैक्टर 0, सो इन दो के बगैर इक्वेशंस को लिख लें। v1 डैश इज इक्वल टू 2m2 m1 प्लस m2 इंटू v2, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 m1 प्लस m2 इंटू v1। अब चूंकि हमने कहा m1 इक्वल्स टू m2 तो हम इसे इक्वल्स टू m लिख सकते हैं, तो 2m ओवर m प्लस m, m1 ओवर m प्लस m, इट बिकम 2m ओवर 2m कैंसिल, 2m ओवर 2m कैंसिल, v1 डैश इज इक्वल टू v2, v2 डैश इज इक्वल टू v1। तो दैट सो सिंपल। बॉल 1 अब उस वेलोसिटी से मूव करेगी जो बॉल 2 की वेलोसिटी थी, बॉल 2 अब उस वेलोसिटी से मूव करेगी जो बॉल 1 की वेलोसिटी थी। तो when masses are same and velocities are different, then velocities will be interchanged between the bodies. Third important case is कि एक बहुत लाइटर बॉडी m1 कोलाइड करती है एक बहुत हैवी टारगेट m2 से। टेक एन assumption कि जो m2 है वो रेस्ट पर है, m2 रेस्ट पर है, तो सिंप्लीफाइड थिंक कि ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। अब बॉल 1 से इतनी हैवी है कि वी जस्ट टेक m1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। अब m1 अप्रोक्सीमेटली 0 हुआ तो यहां तो m1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो v2 डैश इक्वल्स टू 0। देखिए बॉल 2 की वेलोसिटी पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, इसका मतलब है कि इसके टकराने से बॉल 2 को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन खुद इसको क्या फर्क पड़ा? m1 0 है, m1 0, m2 सिंपल एज इट इज लिख दें, फिर 0 प्लस m2 इंटू v1। अब 0 इग्नोरेबल है, प्लस और माइनस से माइनस आएगा, m2 से m2 कैंसिल होगा, v1 बचेगा। v1 डैश इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v1। इट मीन्स ये बॉल गई और टकरा के वापस आ गई और बॉल 2 को कुछ भी नहीं कह सकी, तो v1 डैश is equal to v1 but with a negative sign. The ball has returned back after collision. Next case is वो इसका रिवर्स ऑर्डर है कि a heavy ball m1 collides with a very lighter ball m2 which is initially at rest, v2 0 है, तो फिर मैं बता रहा हूं कि सिंपली ये फैक्टर 0 हो जाएगा। m1
इतना ग्रेटर है m2 से कि m1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, m1 0 है तो इट मीन्स कि आपके पास जो m1 फैक्टर है, सॉरी m1 m2 फैक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, m2 इज द स्मॉलर बॉडी। तो अब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस 0 m1 प्लस m2, m2 0 है तो यहाँ पर भी 0 प्लेस कर दें इंटू v1, 0 से 0 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, आंसर इज v1। इट मीन्स के बॉल 1 की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, v2 डैश 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1, m2 0 है तो एज इट इज 0 प्लेस किया, इसे कैंसिल कर दिया, m1 से m1 कैंसिल, 2 और v1 बिकम्स 2v1। इन शॉर्ट द स्टोरी इज कि जब ये हैवी बॉल इस लाइटर बॉल से कोलाइड करेगी तो इसकी रफ्तार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लाइटर बॉल डबल टू दैट ऑफ बॉल 1 वेलोसिटी मूव करेगी। इन इक्वेशंस की मदद से जो 4 केसेस है ना वो मैं आपको ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर सारे समझा दूंगा। बच्चों देखो, इसमें केसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहले 2 हिस्से वो हैं जिनमें मास 1 और मास 2 बराबर है। याद रख लो, जहां दोनों मासेस बराबर होंगे ना, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे मैं अगर कहूं कि ये जा रहा है 10 से और ये जा रहा है 5 से और ये दोनों टक्कर खाते हैं, और ये दोनों टक्कर खाते हैं, तो जिसकी वेलोसिटी 10 थी उसकी 5 हो जाएगी, जिसकी 5 थी उसकी 10 हो जाएगी। मैं कहता हूं ये जा रहा है 10 से और ये रेस्ट पे पड़ा है, तो टक्कर के बाद जो जा रहा था वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। तो याद रख लो, अगर मासेस सेम हुए तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। सिर्फ इतनी सी बात समझ के हम पूरे केस को एक यूं रो में बंद कर सकते हैं। कैसे? पहला मास भी m है, दूसरा भी m है, पहली वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है। टक्कर के बाद पहले की वेलोसिटी दूसरे वाली हो जाएगी, दूसरे की वेलोसिटी पहले वाली हो जाएगी। कुछ मुश्किल लगा इसमें? बहुत इजी है, समझ आई बच्चों? और अब देखो सेकंड केस में, पहला मास भी m है, दूसरा भी m है, पहला चल रहा है, दूसरा रुका हुआ है। टक्कर के बाद पहला रुक गया है, दूसरा चल पड़ा है, सिर्फ इंटरचेंज हो रही है। ये v0 है तो ये 0 भी है। बात समझ आ गई? और अब देखो, एक छोटा मास एक बड़े मास को टक्कर मारता है तो क्या होगा? यूं समझ लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसका मास दीवार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तुम्हारे पास एक बॉल है और सामने एक दीवार है, तो बॉल का मास दीवार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तुम बॉल मारते हो दीवार में और दीवार तो रेस्ट पर है। बच्चों, बॉल ही टक्कर खा के वापस आ जाएगी, दीवार तो अपनी जगह सही सलामत ही रहेगी, उसको तो कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, ना पहले ना बाद में। इज दैट ओके? मतलब सिचुएशन को फिजिकल बना के सोचते जाओ। A very light ball collides with a heavier mass with a velocity v, but the bigger mass is at rest. बिगर मास को क्या फर्क पड़ना है, वो तो फिर भी रेस्ट पे ही रहेगा, सिर्फ बॉल ने टक्कर खा के वापस आ जाना है। अब आ जाओ लास्ट केस पर। ये समझ लो ट्रेन है और ये एक छोटा सा, ये कोई बंदा खड़ा है पटरी पे, तो बड़ी सी ट्रेन एक बिल्कुल ना वजन रखने वाले बंदे को, ट्रेन के मुकाबले में कह रहा हूं, वैसे तो बंदा वजन रखता है, तो ट्रेन के मुकाबले में उसका वजन कुछ भी नहीं है। ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रही है, बंदा सामने खड़ा खुदकुशी करने के लिए, तो ट्रेन को क्या फर्क पड़ेगा टक्कर मार के भी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदा है ना, वो ट्रेन से दुगनी स्पीड पे जाके गिरेगा अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये चारों केसेस मेरा ख्याल है कि अब किताब से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 में मास बराबर है, 2 में मास अनइक्वल है, ऐसे ही है। तो इसी तरह का टेबल बनाना, सिचुएशन अंडरस्टैंड करना, ये जो इक्वल वेलोसिटी वाले इक्वल मासेस वाले है ना हमारे पास प्रॉब्लम्स, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं।